हाय माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू डूइंग? आई होप आप लोग सब अच्छे हो. आई एम गुड एज वेल. आई एम नंदिनी, योर लीगल एक्सपर्ट, एंड आई विल बी टेकिंग अप योर लीगल स्टडीज फॉर क्लास 12th. ऑल राइट, आज हम बहुत ही प्यारा सा छोटा सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं, विच इज इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी एज वेल एज इम्पार्शियलिटी ऑफ जुडिशरी. अब क्या होता है, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी में अपनी पिछली वीडियोस में बहुत अच्छे से बता चुकी हूँ. आर्टिकल 50 कहता है कि there shall be a different organ, an independent organ of judiciary which is independent of legislature as well as independent of executive. ठीक है, तो तीन जो ऑर्गन हैं ये सब इंडिपेंडेंट काम करते हैं. इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी हमने 3 पॉइंट्स पढ़े थे. ठीक है, अब उसी चीज को इंडिपेंडेंस और इम्पार्शियलिटी ऑफ जुडिशरी को, क्या ये दोनों टर्म्स का मतलब एक ही होता है या नहीं, देखते हैं. अब हम आगे पढ़ेंगे कि कैसे ये इंटर रिलेटेड हैं, इनका मतलब डेफिनेटली अलग है, तभी हम इन्हें दो वर्ड्स एंड करके जोड़ के पढ़ रहे हैं. बट ये कैसे अलग है हम अभी पढ़ेंगे. ध्यान से देखना, ये बहुत छोटा और बहुत प्यारा टॉपिक है, आप समझना इसको. ठीक है, हम इंडिपेंडेंस एंड इम्पार्शियलिटी, ठीक है, ये पढ़ रहे हैं. मीनिंग एंड रैशनल फॉर इंडिपेंडेंस ऑफ इंडियन जुडिशरी हैज बीन डेल्ट इन द प्रीवियस सेक्शन. मैंने अपनी पिछली वीडियोस में भी समझा दिया है इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को बहुत अच्छे से. पूरी एक वीडियो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के ऊपर ही ली गई है. However, we must also understand the independence of judiciary is maintained and ensured by the Constitution. ये तो हमें पता है, आर्टिकल 50 मैंने बताया. आर्टिकल 50 किस चीज का है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ही तो है कि एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी होनी चाहिए. और बहुत सारे ऐसे क्लॉज है जो कहता है कि कोई भी डिसीजन जो जुडिशरी ले रही है शुड बी इंडिपेंडेंट, उसको गवर्नमेंट के इन्फ्लुएंस या पॉलिटिकल पार्टी के इन्फ्लुएंस में नहीं आना है. ठीक है, The theory of constituent mechanism of independence of judiciary. Constituent mechanism यहाँ किसकी बात करें? जो provisions constituent हमारा constitution mention करता है, ये constitution mechanism होता है, defines judiciary's independence in terms of independence of its judges. अभी तक हमने क्या पढ़ा है, हम जुडिशरी एज अ होल की बात कर रहे हैं कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी होनी चाहिए, उसकी जो डिसीजंस हैं वो पॉलिटिकल पार्टी से इन्फ्लुएंस नहीं होने चाहिए. एक जज बैठा है, ही शुड एक्ट एज एन एडजुडिकेटर, दो पार्टीज हैं उनकी बात सुन के एक न्यूट्रल डिसीजन लेना है. ये हमने पढ़ा है, हाँ कि ना? डेफिनेटली. जुडिशरी की इंडिपेंडेंस इन टर्म्स ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ इट्स जजेस. ऑल्सो द जज दैट इज सिटिंग ऑन हिज सीट, वहां पे तो जज न्यूट्रल जज है, उसको भी जो डिसीजन लेना है इट हैज टू बी वेरी मच इंडिपेंडेंट. ये बहुत क्या होना चाहिए इन टर्म्स ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ इट्स जजेस के टर्म्स में भी हम बात करते हैं. अब देखते हैं कैसे. जजेस ऑट टू फंक्शन इन एन अनबायस्ड, जो कि किसी के फेवर में नहीं होता है, अनबायस्ड होता है. एंड स्कॉलर्स एज पॉइंटेड आउट, साइमन स्ट्रीट ने बोला है, ये बुक्स के नाम है, द कल्चर ऑफ जुडिशियल इंडिपेंडेंस एज वेल एज जजेस ऑन ट्रायल. इसने बोला है दैट देयर शैल बी इंडिपेंडेंस ऑफ जजेस एज वेल. ठीक है, देखो इसमें यही बात करी है कि इन बुक्स में बहुत अच्छे से मेंशन किया गया है कि जजेस जिस वे में परफॉर्म करेंगे इट हैज टू बी वेरी मच अनबायस्ड. ठीक है, वन मस्ट ऑल्सो नोट दैट इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी एंड इम्पार्शियलिटी एग्जिस्ट एज टू डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग फॉर्मेट्स. ये सब आपकी एनसीईआरटी में है. व्हाटएवर आई एम अंडरलाइनिंग, यू अंडरलाइन इन योर बुक एज वेल. मैं एक बार समझा रही हूँ, आप समझो मेरे साथ बैठकर. एक बार दोबारा रीड करोगे आपको लगेगा यार ये तो हमें समझ आ गया है. ठीक है, वेरी मच क्लियर हो जाएगा ये तो आपको. चलो ठीक है, टू डिस्टिंक्ट कॉन्सेप्ट्स. द फॉर्मर रेफरिंग टू द फॉर्मर कौन सा, विच इज इंडिपेंडेंस रेफरिंग टू द इंस्टीट्यूशन. मैंने ये बताया ना, हम जुडिशरी एज एन इंस्टीट्यूशन एज अ होल की बात करते हैं. एंड द लैटर इज इम्पार्शियलिटी. इम्पार्शियल, आई एम इम्पार्शियल टू दिस. इम्पार्शियल मतलब अनबायस्ड, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता ये कौन है या ये कौन है, मैं वो डिसीजन लूंगी जो सही है. बिल्कुल ठीक है. एंड द लैटर रेफरिंग टू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एक्टर्स, जो एक्टर्स वहां पे हैं. एक्टर्स कौन है? वी आर हियर टॉकिंग अबाउट द जजेस, जो कि जिनको कॉन्स्टिट्यूशन एक पावर देती है. ठीक है, concept of impartiality of judges can be understood with the broad framework of independence of judiciary. इसका कहने का मतलब यही है, हम इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी और इम्पार्शियलिटी ऑफ जजेस को एक इंटर रिलेटेड टॉपिक एज ए कंजंक्शन पढ़ते हैं. आपस में रिलेटेड ऑफ कोर्स है, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी तो है, बट वहां पे जो कॉन्स्टिट्यूएंट एक्टर्स है जो पूरी जुडिशरी को बना रहे हैं, उनका इम्पार्शियल होना भी बहुत जरूरी है.
These concepts must be studied in conjunction, यही मैंने बोला, in conjunction पढ़ना चाहिए, साथ पढ़ना चाहिए, as they aim at achieving the same goal. goal क्या है? Maintaining the judicial integrity, मतलब सब कुछ एक जैसे रहे, जो जुडिशरी में सब लोग काम करें, they should work as one, वो किसी बाहर की पार्टी के साथ काम नहीं करे। इसके लिए बहुत सारे स्टेप्स लिए गए हैं, कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बहुत सारे स्टेप्स बताता है, उनको भी पढ़ेंगे, बट इनिशियली इसका एम क्या है? टू मेंटेन जुडिशियल इंटीग्रिटी इन द डेमोक्रेटिक प्रोसेस ऑफ द कंट्री। अब हमारी कंट्री डेमोक्रेटिक है, डेमोक्रेटिक मतलब हर एक एवरेज से एवरेज सिटीजन को भी इक्वल राइट है, कोई रैंकिंग सिस्टम नहीं है कि ये ऊपर है मैं नीचे हूँ, इसकी ज़मीन हो सकती है। अब तो जम्मू एंड कश्मीर में जहाँ लैंड कुछ लोग ही ओन कर सकते थे, वहाँ के परमानेंट रेजिडेंट्स ही ओन कर सकते थे, अब वो भी खुला हो गया। ठीक है, प्रोविजंस आए हैं कि हर लैंड नहीं बाय कर सकते हो, बट फिर भी लैंड खुली तो हो गई है वहाँ पे, अब जम्मू एंड कश्मीर में भी लैंड बाय कर सकते हो। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कोई भी प्रोविजन प्रोवाइड करता था ना, तो उसमें लिखा होता था एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, बट अब ये भी हट गया है। क्यों? क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर का पहले अपना अलग कॉन्स्टिट्यूशन था, बट अब उसका कॉन्स्टिट्यूशन कौन सा है? जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ही है। ठीक है, तो हम कुछ भी कर सकते हैं। तो डेमोक्रेटिक प्रोसेस को ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ मेंटेन करने के लिए कि स्टेट कुछ इंटरफेरेंस ना रखे, डेमोक्रेटिक प्रोसेस रहे वहां पर, तो क्या जुडिशरी की इंडिपेंडेंस बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, इट इज इंपॉर्टेंट टू डिस्कस द कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में क्या ऐसा हो रखा है, क्या फ्रेमवर्क है कॉन्स्टिट्यूशन का इंडिपेंडेंस के लिए, इम्पार्शियलिटी ऑफ जजेस के लिए। ठीक है, द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी ब्रॉडली, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन contains several provisions to serve these twin functions. Twin functions कौन से? इंडिपेंडेंस फ्रॉम जुडिशरी एज वेल एज इम्पार्शियलिटी ऑफ द जजेस, जो कॉन्स्टिट्यूट एक्टर्स हैं वहाँ पे, उनकी इम्पार्शियलिटी के लिए बहुत सारी चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई हैं टू सर्व दीज ट्विन फंक्शंस। ट्विन फंक्शंस यहाँ कौन से हैं? मैंने बता दिया आपको ट्विन फंक्शंस कौन से हैं, इनके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत कुछ दिया हुआ है। अब देखते हैं कौन कौन से प्रोविजंस दिए हुए हैं, ध्यान से पढ़ना, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत अच्छा है, बहुत कुछ सीखने को है। आपको पता है व्हेन यू रीड द न्यूज़पेपर द हिंदू सबसे डिफिकल्ट न्यूज़पेपर मानी जाती है। अगर आपको ये कंसेप्ट क्लियर है ना, तो आपको लगेगा अच्छा हमने सुप्रीम कोर्ट के बारे में ये पढ़ा था, कोई ये नहीं रहेगा सुप्रीम कोर्ट क्या है, लोकसभा क्या है, राज्यसभा क्या है, क्योंकि आपको सब कुछ बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि जुडिशरी इज अ डिफरेंट ऑर्गन ऑन द होल, और ऑल टुगेदर लेजिस्लेचर एक अलग है, एग्जीक्यूटिव एक अलग है, आप किसी चीज को मिक्स नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो आप द हिंदू पढ़ो, कोई भी न्यूज़पेपर पढ़ो, आपके लिए इतना इजी हो जाएगा, आपको कभी ये नहीं रहेगा कि मैं नहीं न्यूज़पेपर पढ़ने वाला। न्यूज़पेपर पढ़ना तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पर उसके बेसिक कंसेप्ट्स अगर आप ये समझ लोगे तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा आगे के लिए भी। बोथ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स आर कोर्ट्स ऑफ रिकॉर्ड। कोर्ट्स ऑफ रिकॉर्ड इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये पेरिनियल टेस्टिमनी, पेरिनियल मेमोरी के काम आता है। क्या होता है? कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड मतलब हर चीज़ को प्रिजर्व किया जा रहा है, रिकॉर्ड किया जा रहा है, या तो कैमरा के टर्म्स में मतलब रिकॉर्डिंग करी जा रही है उसकी, या फिर पेपर में लिखा जा रहा है, वहाँ पे कोई एक क्लर्क बैठा है जो कि सब चीज़ को लिख रहा है। हम देखते हैं ना जब कोई भी केस लॉ लड़ा जाता है तो उसको एक रिटन फॉर्म में लिखा जाता है, एक डॉक्यूमेंट होते हैं ना उसके, कभी भी वो केस कभी खुला जाए, उसे कभी भी खोला जाए तो उसकी एक एक चीज़ हमारे पास मेंशन्ड हो, कौन से केस लॉ को रेफरेंस दे रखी है, ये कब का केस है, ये हर चीज़ उसमें लिखी जाती है, जिससे कि कोई टैंपर ना कर सके। ऐसा ना हो कि तुम कहे नहीं इस केस लॉ में तो ये हुआ था, तुम तो ये कह रहे हो, मतलब कोई भी ट्रुथ से भागे ना। तो इसके लिए इसे कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स कहा जाता है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट दोनों कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स है, क्योंकि अपना कोई भी केस को अच्छे से प्रिजर्व करके रखते हैं पेरिनियल टेस्टिमनी के लिए, पेरिनियल मेमोरी के लिए। पेरिनियल मतलब ऑनगोइंग, जो चलता जाता है, कभी भी 100 सालों बाद भी अगर हमें जरूरत होगी तो हम पिछले रिकॉर्ड्स खोलकर देख सकते हैं। इसलिए हम इसे कैसे क्या कहते हैं? कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स कहते हैं। ठीक है, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड समझ आ गया कैसे कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स है। देखो अब नेक्स्ट लाइन पढ़ो, इट हैज द पावर टू पनिश फॉर द कंटेम्प्ट, पावर टू पनिश फॉर द कंटेम्प्ट अगेंस्ट द जज और द जुडिशरी। कभी लॉयर आ रहा है, लॉयर का फोन बज रहा है, वो आके बदतमीजी कर रहा है, उसके मुंह में च्युइंगम है, These are all not the ethics of the court. कोर्ट में ये सब करना आपको अलाउड नहीं होता है। ये मैंने आपको सिर्फ एक एग्जाम्पल दिया है, ऐसे बहुत सारे प्रोविजंस होते हैं कि आप लोग कोर्ट में एक बहुत डिसेंसी से बैठना पड़ता है,
तुम ये नहीं कि जज के पास जाके खड़े हो गए हो, नो यू आंट अलाउड टू डू दैट। आपको एक डॉक्यूमेंट भेजना है, वो आगे जाकर एक बंदा होता है, वो आगे जाके जज तक पहुंचाता है, उसकी कॉपी पहले ही होनी चाहिए। ये सब बहुत सारे प्रोविजंस होते हैं। या फिर कोई लॉयर बदतमीजी से बात कर लेता है, या फिर कोई भी ऐसा कोई एक्ट होता है जो मिसबिहेवियर प्रूफ करता है, तो जज क्या करता है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का नोटिस इशू कर देता है। या तो वो कोर्ट में अब लॉयर नहीं आ सकता, वो किसी के अगेंस्ट भी इशू हो सकता है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, कि तुमने कोर्ट के रूल्स को ब्रेक किया है, जो एक डेकोरम मेंटेन है, एक डिसिप्लिन मेंटेन है, उसे तुमने उसे ब्रेक किया है। इसलिए कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मतलब यही होता है कि तुमने कोर्ट के जो रूल्स हैं उनको फॉलो नहीं किया है। तो ये अगर तुम जज या जुडिशरी के अगेंस्ट कुछ गलत कर रहे हो, तुम मिसबिहेवियर प्रूव हो रहा है, तो तुम्हारे अगेंस्ट जज कर सकते हैं, ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का नोटिस इशू कर सकते हैं। इन टर्म द सुप्रीम कोर्ट हैज अ वास्ट अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन। सुप्रीम कोर्ट के पास अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन है। सबसे पहले मैं कोर्ट केस फाइल करने जाऊंगी, मैं सुप्रीम कोर्ट में तो चली नहीं जाऊंगी कि मेरा केस फाइल कर दो, मेरी साथ वाले नेबर के साथ लड़ाई है, मैं तो अपने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ही जाऊंगी। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अगर मुझे डिसीजन ठीक नहीं लगेगा तो मैं हाई कोर्ट में जाऊंगी। अगर हाई कोर्ट को लगेगा कि इसको फिर भी जरूरत है तो वो सुप्रीम कोर्ट में भेजेगा। तो सुप्रीम कोर्ट के पास सीधा केस फाइल होता है, वो ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन होता है, वो यूनियन, वन स्टेट, मोस्ट स्टेट्स, ये सब मैं पढ़ा चुकी हूँ। बट अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन मतलब लोअर कोर्ट्स उसको भेज रहे हैं और वो अपील देगा, अपनी एडवाइस करेगा। एडवाइजरी फंक्शन अलग होता है, बट अपीलिंग फंक्शन यही होता है कि वो आप मेरे केस को दोबारा देखो, जो उसके लॉज इंप्लीमेंट हुए हैं, जो उसके फैक्ट्स हैं, आप जरूर उन्हें जाकर देखो। ये क्या फंक्शन होता है, ये अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन का फंक्शन होता है। एंड सप्लीमेंट्री पास टू अनेबल इट्स एफिशिएंट फंक्शनिंग। सुप्रीम कोर्ट के पास सप्लीमेंट्री पास बहुत सारे होते हैं। वन ऑफ देम इज, एक छोटा सा एग्जांपल दे रही हूँ, कोई भी अगर पार्लियामेंट में लॉ पास हो रहा है, जो जुडिशरी है वहाँ सुप्रीम कोर्ट है, वहाँ बैठा हुआ उस बिल को नल एंड वॉइड कर सकता है ऑन द बेसिस ऑफ वेरियस लॉज। अगर उसे लग रहा है कोई लीगल राइट या फिर कोई फंडामेंटल राइट इन्फ्रिंज हो रहा है, वो उस बिल को नल एंड वॉइड, बिल्कुल एम्प्टी, खत्म कर सकता है वहीं पे। तो सुप्रीम कोर्ट के पास बहुत पावर्स हैं। कहने का मतलब यही है, अगर गवर्नमेंट ठीक से नहीं फंक्शन कर रही है या गवर्नमेंट इज टेकिंग अनड्यू एडवांटेज, कोई इन्फ्लुएंशियल एक्शन कर रही है वो, तो सुप्रीम कोर्ट कैन टेक एक्शन। देयरफॉर इट हैज सप्लीमेंट्री पावर्स, और भी बहुत पावर्स हैं इसके पास। अच्छा ठीक है, अब यहाँ देखो, पार्लियामेंट ओनली हैज अ लिमिटेड राइट टू चेंज द पिक्यूनरी लिमिट। पिक्यूनरी लिमिट इज समथिंग दैट इज इन टर्म्स ऑफ मनी, ठीक है, पैसे के फॉर्म में। अब पार्लियामेंट फॉर इंस्टेंस सुप्रीम कोर्ट तक जाने का अमाउंट इन्वॉल्व है, सिविल केसेस की बात हो रही है, क्योंकि मनी इन्वॉल्व तो सिविल केसेस में होता है ना, क्रिमिनल केसेस में तो नहीं होता है। फॉर इंस्टेंस 20 लाख है, ठीक है, तो वो कहे, पार्लियामेंट कहते हैं 20 लाख से 1 करोड़ कर दिया जाए अमाउंट अपने बिल के थ्रू। ऐसे नहीं कर सकता है, इसके पास इतनी पावर नहीं होती है, ठीक है। 20 लाख से 25 लाख कर सकता है, सिर्फ एक लिमिटेड राइट होता है उसके पास, बट ये नहीं कि वो कुछ भी अनसेट अमाउंट कर दे। दैट इज द पावर ऑफ जुडिशरी। कभी भी पार्लियामेंट के पास ऐसे कोई बिल पास करने की पावर होती ही नहीं है, सुप्रीम कोर्ट उसे नल कर सकता है, ठीक है। तभी इसमें कहा है पिक्यूनरी लिमिट, बहुत लिमिटेड राइट होता है उनके पास। द कॉन्स्टिट्यूशन recognizes that vast powers enjoyed by the courts, especially the Supreme Court. Supreme Court is the god of all of you know, cannot be curtailed. पार्लियामेंट कोई भी ऐसा डिसीजन नहीं ले सकता है सुप्रीम कोर्ट के अगेंस्ट या किसी भी कोर्ट के अगेंस्ट, जो भी ये लोग पावर एंजॉय कर रहे हैं, दैट शुड बी कर्टेल्ड, इसे रोक दिया जाए। अगर कहते हैं कि पहली बात तो जजेस का सैलरी कट नहीं कर सकते हैं, जजेस को जितना पैसा मिल रहा है, जो उनको बेनिफिट्स मिल रहे हैं, पार्लियामेंट में ऐसा कोई लॉ पास नहीं हो सकता है कि इनको ये पावर नहीं मिलनी चाहिए, या जजेस के लिए एक कार नहीं होनी चाहिए, या फिर ये सब चीज़ें पार्लियामेंट के हाथ में होती नहीं है। तो जो पावर्स एंजॉयड बाय कोर्ट है, पार्लियामेंट उनको तोड़ नहीं सकता, खत्म नहीं कर सकता, ना कोई ऐसा बिल निकाल सकता है, ठीक है। वो सजेशन रख सकता है अपना, बट दे कैन नॉट, ये दिस विल नॉट बी सक्सेसफुल नहीं होगा, क्योंकि कोर्ट्स आर अबव एवरीथिंग, पावर्स एंजॉयड बाय कोर्ट्स। आपको पता है, एक बात बताऊं, जो जज होता है ना, जज इतना हाई इंटेलेक्ट का माना जाता है, कहा जाता है कि उसके अंदर इतनी ज़्यादा अकल होती है कि फॉर इंस्टेंस अगर उसका बहुत दूर का रिश्तेदार भी किसी केस में इन्वॉल्व होता है ना, बहुत दूर का, तो कोई उसे आकर नहीं कहेगा कि तुम इस बेंच से, या फिर अगर उसे इस केस से डील करना है तो कि तुम पीछे हट जाओ।
वो खुद ही स्टेप बैक कर जाएगा, कह देगा कि मैं इस केस लॉ को डील नहीं कर सकता हूँ। इसे कहते हैं कि जज एक केस से रिक्यूजल ले चुका है, ही हैज रिक्यूज्ड हिमसेल्फ फ्रॉम अ केस बिकॉज ही हैज अ सर्टेन कन्फ्लिक्ट और इंटरेस्ट। जो उसका डिसीजन हो सकता है वो लिटिल बिट बायस्ड हो सकता है किसी एक पार्टी की तरफ, तभी वो स्टेप डाउन कर देता है, डिस्क्वालिफिकेशन ले लेता है फ्रॉम दैट पर्टिकुलर केस कि मेरा एक इंटरेस्ट है इसमें, मेरा एक कॉन्फ्लिक्ट है। तो आप समझ रहे हो, कोई उसको आकर कह नहीं रहा है कि तुम्हारा रिश्तेदार इन्वॉल्व है इसमें या फिर तुम्हारा कोई इंटरेस्ट हो सकता है, बट वो जज इतना ज्यादा इंटेलिजेंट होता है, ही इज सो डिलिजेंट कि वो खुद ही स्टेप डाउन कर लेता है, बैकफुट पे आ जाता है कि नहीं, मैं इस केस को डील नहीं कर सकता, आई हैव एन इंटरेस्ट इन दिस, मेरा कोई कॉन्फ्लिक्ट है इस केस लॉ से रिलेटेड। ठीक है, चलो ठीक है, अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? चलो ठीक है, प्रोविजंस रिलेटिंग टू द जजेस। अब कुछ जजेस के बारे में प्रोविजंस पढ़ते हैं। ठीक है, एक तो मैंने प्रोविजन आपको बता दिया, ठीक है, ये आपके एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, बट ये आपको बात पता तो होनी चाहिए। हम कितनी बार सुनते हैं ना कि इस जज ने रिक्यूजल ले लिया है, बट ये नहीं कि इसका मन नहीं है तो मैं इस केस लॉ से डील नहीं करूंगा, उसके पास बहुत अच्छे ग्राउंड्स होते हैं कि मैं इस केस से नहीं डील कर सकता हूं। ठीक है, चलो ठीक है। इंडिपेंडेंस ऑफ जजेस इज क्रूशियल टू इंश्योरिंग द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। ये तो हमें पता ही है, इंडिपेंडेंस ऑफ जजेस, यहाँ इम्पार्शियलिटी की बात कर रहे हैं। ठीक है, इम्पार्शियल रहने चाहिए, इंडिपेंडेंट रहने चाहिए वो लोग। द फॉलोइंग लीगल प्रोविजंस मैंडेट जजेस इंडिपेंडेंस एंड इम्पार्शियलिटी। देखते हैं क्या क्या ऐसे प्रोविजंस है। ठीक है, ध्यान से देखना। Once appointed, judges are provided with the security of tenure. Security of tenure मतलब जितने टाइम के लिए वो लोग काम करने वाले हैं। For instance, I become a judge at the age of say 37. ठीक है, मैं 37 पे जज बन रही हूँ। मेरे को जब तक रिटायरमेंट नहीं मिलेगी, मेरे लिए एक सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर है, मुझे कोई हटा नहीं सकता। हटाने का भी प्रोविजन है। आज तक तो मैंने नहीं सुना है कि कोई जज हटा दिया गया है। ठीक है, वी रामास्वामी सबसे फर्स्ट जज है जिसके अगेंस्ट चला था, प्रोसीडिंग्स चली थी कि इनको हटा दिया जाए, इनके मिसबिहेवियर या कैपेसिटी इनकेपेबल हैं ये जज बनने के, चला था। बट आज तक हिस्ट्री में कोई भी जज रिमूव नहीं किया गया है। ठीक है, देखो हम पढ़ते हैं। सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर है टिल दे रीच अ रिटायरमेंट एज। जब तक मैं रिटायर नहीं होंगी मेरे को कोई हटा नहीं सकता है मेरी पोजीशन से। ऐसा नहीं कि मैं 2 दिन नहीं आई हूँ। मैं ये तो बोलूँ, जजेस इतने इंटेलिजेंट होते हैं, इनको अपनी ड्यूटीज बहुत अच्छे से पता होती है, तभी वो जज होते हैं और एक नॉर्मल इंसान नहीं होता है। जज भगवान होता है। दिस एज रिमेन 62 फॉर हाई कोर्ट एंड 65 फॉर सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, रिटायरमेंट एज बताई हुई है, 62 हाई कोर्ट की है, 65 सुप्रीम कोर्ट की है। जजेस आर नॉट अलाउड टू प्रैक्टिस एट एडवोकेट्स। ये लोग एडवोकेट्स प्रैक्टिस नहीं कर सकते इन द सेम और इक्विवेलेंट। क्या होता है, फॉर इंस्टेंस 62 के बाद मैं रिटायर हो गई, मैं हाई कोर्ट की जज थी, मैं 62 के बाद रिटायर हो गई, इसके बाद मैं सोचूं चल यार मैं एडवोकेट ही काम कर लेती हूँ, एज एन एडवोकेट काम कर लेती हूँ। नहीं, ऐसे काम कर ही नहीं सकते हो पोस्ट रिटायरमेंट। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट जॉब है। क्यों? क्योंकि ये जज है, इनके लिए एक स्पेसिफिक प्रोविजंस है। 62 के बाद तुम ऐसे एडवोकेट काम नहीं कर सकते हो इन द सेम और इक्विवेलेंट, मतलब किसी भी हाई कोर्ट में नहीं कर सकते हो पोस्ट रिटायरमेंट। फॉर एग्जाम्पल, अ रिटायर्ड हाई कोर्ट जज कैन प्रैक्टिस इन द सुप्रीम कोर्ट। वो प्रैक्टिस कर सकता है सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में नहीं कर सकता, बट इज प्रिवेंटेड फ्रॉम प्रैक्टिसिंग इन द सेम और द अदर हाई कोर्ट। ऐसा क्यों कहा गया है कि वो, जैसे मैं हाई कोर्ट की जज अब रिटायर होगी, मेरी एज अब हो गई है 63। ठीक है, अब पहली बात तो मैं एज एन एडवोकेट नहीं काम कर सकती अपने हाई कोर्ट में या किसी और भी इक्विवेलेंट हाई कोर्ट में, बट मैं एज अ जज काम कर सकती हूँ सुप्रीम कोर्ट में। ऐसा है, और किसी और हाई कोर्ट में क्यों नहीं है इक्विवेलेंट हाई कोर्ट? क्योंकि इसका कहना है कि तुम फैमिलियर बन जाते हो, तुम आपस में दोस्त बन जाते हो, या फिर एक सॉर्ट ऑफ फैमिलियरिटी हो जाती है, फैमिलियर हो जाते हो। इस वजह से जो भी डिसीजन तुम लोगे हो सकता है वो बायस्ड हो जाए। ठीक है, ये देखो, बट इज प्रिवेंटेड फ्रॉम प्रैक्टिसिंग इन द सेम और the other high court. This ensure that ex-judges practicing do not influence the decision. जो ex judge होगा वो कहीं ना कहीं familiarity की वजह से कोई ना कोई decision bias ले सकता है, with whom they may have presumed familiarity. ठीक है, ये हमने यही बताया मैंने। Judges can not be easily removed. इनको remove करना इतना easy काम नहीं है from their offices except misbehavior या incapacity.
या पता लगे ठीक से बिहेव नहीं कर रहा है। ठीक से बिहेव का मतलब ये नहीं कि एक बार बदतमीजी कर दी, बहुत दिन से बहुत ही गलत एटीट्यूड लेकर कैरी करके काम कर रहा है, सही बिहेवियर नहीं है या इनकैपेसिटी है। हमारे जो पहले एक्स CGI रह चुके हैं रंजन गोगोई, उनके अगेंस्ट एक सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस स्टार्ट हुआ था, मतलब उनके ऊपर अक्यूज किया गया था कि इन्होंने सेक्सुअली हैरेस किया है एक लड़की को, बट अगर वो प्रूव हो जाता तो वो मिसबिहेवियर के लिए हट जाते। मतलब इतना लेवल होना चाहिए मिसबिहेवियर का कि वो ऑफिस से हटाया जाए, वो या वो इनकेपेबल हैं, वो नहीं परफॉर्म कर पा रहे हैं, तो इनकैपेसिटी की वजह से। ऐसा बहुत ही रेयर चांसेस होते हैं क्योंकि इंडिया में तो आज तक नहीं हुआ है ऐसा, ठीक है। द लीगल प्रोसेस इज केप्ट स्ट्रिंजेंट, स्ट्रिंजेंट मीन्स वेरी स्ट्रिक्ट टू एंश्योर सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, मतलब अपने रिटायरमेंट एज पे ही रिटायर होंगे ऑफ द जजेस, इजिली नहीं रिटायर होंगे, ठीक है। इजिली इनको नहीं रिमूव कर सकते हैं, 2 बेसिस बताए हैं, मिसबिहेवियर, इनकैपेसिटी पे कर सकते हैं, एंड सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर मस्ट है। सैलरीज एंड अलाउंसेस, जो उनको पैसा मिलता है या जो बेनिफिट्स मिलते हैं, अब जजेस आर फिक्स्ड रहते हैं, कोई चेंज नहीं कर सकता, पार्लियामेंट तक भी चेंज नहीं कर सकती है, बता चुकी हूँ। एंड आर नॉट सब्जेक्टेड टू द वोट ऑफ द लेजिस्लेचर, लेजिस्लेचर यहाँ पे क्या है, पार्लियामेंट, नहीं चेंज कर सकता है, बता दिया है ना। पार्लियामेंट के पास इतनी पास होती ही नहीं है कि वो चेंज कर दे, ठीक है। जजेस डिराइव देयर सैलरीज फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया एंड कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट। हाई कोर्ट स्टेट का होता है तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट करता है इन केस ऑफ हाई कोर्ट, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया इन टर्म्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट एक सेंटर का कोर्ट होता है, ठीक है। तो ये एक फंड्स होते हैं जो मेंटेन होते हैं, इनमें से सैलरी निकाल के जजेस को दी जाती है। देयर एमोल्यूमेंट्स कैन नॉट बी ऑल्टर्ड, जो इनकी सैलरीज होती हैं, इनके बेनिफिट्स होते हैं, इनको ऑल्टर नहीं कर सकते हैं, कैन नॉट बी ऑल्टर्ड टू देयर डिसएडवांटेजेस एक्सेप्ट इन द इवेंट ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी। आई वॉन्ट टू टेल यू, फाइनेंशियल इमरजेंसी अभी तक लगी नहीं है, ठीक है। फाइनेंशियल इमरजेंसी का आर्टिकल आपको पता होना चाहिए, आर्टिकल 260 डील्स विद फाइनेंशियल इमरजेंसी। जैसे नेशनल इमरजेंसी होती है, प्रेसिडेंट रूल होता है, ऐसे ही फाइनेंशियल इमरजेंसी होती है अंडर आर्टिकल 260। आज तक फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगी है, बट एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जैसे सिचुएशन आई थी ना अभी कोविड की, तो काफ़ी पार्लियामेंटेरियंस की 30% सैलरी कट हुई थी, मतलब जो इन्हें सैलरी मिलती है 70% मिली थी, 30% कट गई थी। ऐसी प्रेसिडेंट ने अपना कुछ पार्ट डोनेट कर दिया था कि मैं, जो वो बिग कार में वो ट्रैवल करता है, वो उसने कहा था कि मैं इस बार बिग कार में ट्रैवल नहीं करूँगा, ठीक है। तो सारी बात ये हुई थी कि ये समझ लेना कार है, कार में ट्रैवल नहीं करेंगे, उससे पता है कि बहुत ज़्यादा खर्चा आता है उस चीज़ का। तो कोविड सिचुएशन ऐसी आ गई थी कि बहुत सारे लोगों ने ऐसे कॉम्प्रोमाइज़ किया था, बट जजेस की सैलरी नहीं कट हुई थी। कहा यह गया था कि एक डिफेंस रखा गया था कि यार जजेस आर वर्किंग वेरी हार्ड डे एंड नाइट, चाहे वो ऑनलाइन भी काम कर रहे हैं, तो उनकी सैलरी नहीं कट करनी चाहिए। और उनका पता नहीं ऐसा क्यों रहा, बट जजेस की सैलरी कट नहीं हुई थी। जजेस ने खुद डोनेशन करी थी, बहुत ज़्यादा डोनेट किया था प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड को, जो हुआ था प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड को, जो इसके लिए बनाया गया था ना कोविड के लिए, उसके लिए किया था। इन्होंने काफ़ी डोनेट किया था PM केयर फंड को, विच इज़ प्राइम मिनिस्टर सिटीजन असिस्टेंस एंड रिलीफ इन इमरजेंसी फंड्स, ऐसे कुछ करके था। तो PM केयर फंड को काफ़ी जजेस ने डोनेट किया था, बट इनकी सैलरी कट नहीं हुई थी, ठीक है। और हो भी नहीं सकती, ठीक है। इस इवेंट था एक फाइनेंशियल इमरजेंसी का, बट फाइनेंशियल इमरजेंसी लगी तो नहीं थी, ठीक है। बट कोविड वाज सच अ सिचुएशन जहाँ पे इनकी सैलरी कट हो सकती थी, ठीक है। चलो अब यहाँ देखते हैं। Even the judicial conduct of the judges has been kept immune from the examination by other constitutional organs. जजेस कैसे काम कर रहे हैं, ये सब चीज़ें कोई भी पार्लियामेंट डिस्कस नहीं कर सकता है। आज लोकसभा में ये नहीं कह सकते कि सो एंड सो जज का बिहेवियर कैसा है, वो इनकेपेबल है या उसकी क्या चीज़ है, तभी वो लोग इम्यून है इन सब चीज़ों से। इम्यून है मतलब उनके बारे में इतनी बात नहीं हो सकती है। The conduct of judges of both Supreme Court and High Court cannot be discussed. That is what I said in the state legislature or in parliament, except जब एक मोशन चलेगा for the removal of a judge. अगर कोई किसी जज को हटाने के लिए कोई मोशन चलाना है, हाँ तब हो सकती है बात, बट ऐसे नहीं कि किसी की जज के बारे में खिल्ली उड़ा रहे हैं या फिर कोई मजाक उड़ाई जा रही है, किसी नॉर्मल बात भी नहीं कर सकते हो तुम, ठीक है। सिर्फ रिमूवल ऑफ अ जज जब लगे कि ये केपेबल नहीं है, प्रेजेंट हो सकता है टू द इज बीइंग प्रेजेंटेड टू द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट को ये करा जाता है कि
सो एंड सो जज इज नॉट केपेबल, और या फिर ये मिसबिहेवियर पे प्रूवन हो सकता है। बहुत बड़ी बात लिखी जाती है, इतने लंबे लंबे चिट्ठे लिखे जाते हैं यही दिखाने के लिए दैट दिस जज इज नॉट केपेबल। ऐसे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज बीन ऑथराइज्ड टू हैव इट्स ओन एस्टैब्लिशमेंट, इसका अपना एस्टैब्लिशमेंट है, इंडिपेंडेंट है, एंड टू हैव कंप्लीट कंट्रोल ओवर इट। It is further authorized to make appointments of officers, staff of the court and determine its service condition. कहने का मतलब ये है, own establishment मतलब whoever is working there उसके क्या conditions होने चाहिए, क्या rules होने चाहिए, ये कोई decide नहीं करता, but सुप्रीम कोर्ट खुद decide करती है कि मेरा ये रूल होना चाहिए, इतना स्टाफ होना चाहिए, स्टाफ की टाइमिंग्स, whatever, सब कौन डिसाइड करता है? सुप्रीम कोर्ट करता है। दैट इज वाई इट इज सेड दैट इट हैज बीन ऑथराइज्ड टू हैव इट्स ओन एस्टैब्लिशमेंट, कि हर चीज़ का एस्टैब्लिशमेंट, वहाँ पे कितनी ऑफिसर्स होंगे, कितना स्टाफ होगा, कितने लॉयर्स होंगे, सब कुछ एवरीथिंग लाइज विद द सुप्रीम कोर्ट। ऑल राइट, बस ये लास्ट है बिफोर आई जस्ट वाइंड दिस अप। कैन इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी कैन एवर बी अचीव्ड थ्रू कंप्लीट इम्पार्शियलिटी ऑफ द जजेस? क्या आपको लगता है हम लोग इम्पार्शियलिटी ऑफ जजेस की बात करते हैं कि जजेस को इम्पार्शियल रहना है, दे हैव टू बी इनडिफरेंट, मतलब क्या हो रहा है उनके आसपास, उन्हें सिर्फ केस पढ़ के, फैक्ट्स पढ़ के बिल्कुल सीधा डिसीजन लेना है? आपको क्या लगता है ऐसा होता है? जजेस आर पार्ट ऑफ द सेम सोसाइटी दैट वी लिव इन, देयर इनहेरेंट सोशियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल बायसेस इम्पैक्ट डिसीजन मेकिंग। देखो, कोई भी इंसान न्यूट्रल रहकर डिसीजन नहीं ले सकता। सिंस वुमेन आर लिटिल बिट कंसिडर्ड बैकवर्ड बाय मैन, अभी भी ऐसा है कि मैन डोमिनेटेड सोसाइटी है, हम आज माने कि नहीं माने, मैन डोमिनेटेड सोसाइटी डेफिनेटली है। तो क्या होता है, अगर जज कोई डिसीजन ले रहा है, ही माइट हैव अ सॉफ्ट कॉर्नर, आई एम टॉकिंग अबाउट अ मेल जज पर्टिकुलरली, ही माइट हैव अ सॉफ्ट, और फीमेल जज भी है, ही माइट हैव अ सॉफ्ट कॉर्नर फॉर अ फीमेल, वो फीमेल जो विक्टिम है फॉर इंस्टेंस, उसके अगेंस्ट कुछ हो रखा है। क्यों? क्योंकि हम लोग बॉटअप ऐसे हुए हैं, हमारा साइकोलॉजिकल माइंड ऐसे चल रहा है, या हम लोग जो हमारे सोशियोलॉजिकल, हमारा ह्यूमन बिहेवियर ऐसा है, या साइकोलॉजिकल बायसेस हमारे डिसीजन को इम्पैक्ट डेफिनेटली कर सकते हैं। तो इसमें ये लेटेस्ट पॉइंटर आपकी बुक में दे रखा है। क्या ऐसा हो सकता है कि बिल्कुल इम्पार्शियल रहे? आई डोंट बिलीव, इसका आंसर ऐसा हो नहीं सकता, डेफिनेटली ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि जिस सोसाइटी में हम बॉटअप हुए हैं, जो हम आसपास सुनते आ रहे हैं, वैसे वही तो वो लोग सुनते आ रहे हैं, जो सोशियोलॉजिकल, जो ह्यूमन बिहेवियर हम देखते आ रहे हैं, जो कि हमारे दिमाग में साइकोलॉजिकल बैठा हुआ है, तो वो उनके दिमाग में वैसे बैठा हुआ है। देयरफॉर ये सब चीज़ें इम्पैक्ट कर सकती हैं, thereby affecting the independence of judiciary, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी एज अ होल। क्योंकि बायसेस हमारे मन में आ जाते हैं, कोई डिसीजन लेने से पहले हम और चीज़ें भी सोचने लगते हैं, बियॉन्ड दोज फैक्ट्स एंड लॉज ऑल्सो, ठीक है। देयरफॉर ये जुडिशरी एज अ होल को भी इम्पैक्ट कर सकता है। डिस्कस दिस स्टेटमेंट, तो हम इसी लाइट में डिस्कस कर सकते हैं स्टेटमेंट को, जब जो सब मैंने अभी आपको बताया, ठीक है। आई पुट एन एंड टू दिस, ये टॉपिक खत्म हो गया है। आई विल वेरी सून कम विद द नेक्स्ट वीडियो, ट्यून रहो। आई एम कवरिंग ईच एंड एवरी टॉपिक ऑफ योर एनसीईआरटी बुक। कोई भी लाइन तुम्हें नहीं दिखेगी जो एनसीईआरटी में है, और मैं यहाँ पे एक एक चीज़ को अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ। क्यों? क्योंकि एनसीईआरटी ही इतनी लेंदी है आपकी। अगर आप वही सब लिख के आ जाओगे ना, आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान से लिखना पड़ेगा, ठीक है। इसके प्रोविजन मैं मानती हूँ थोड़े से टफ है, बट अगर आप मेरे साथ पढ़ रहे हो ना, और अगर हम लोग सेम वेवलेंथ पे हैं, तो आप बहुत अच्छे से समझोगे, और घर पे एक बार दोबारा रीड कर लोगे तो आपको तीसरा रीड देने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। शायद एग्जाम टाइम पे एक बार दोबारा रीड करना पड़ेगा, एंड ओनली रीड करने से ही आपको याद हो जाएगा। थोड़ा बहुत समझो कॉन्सेप्ट्स को। आई एम ब्रिंगिंग हियर ऑल कॉन्सेप्ट्स फॉर यू, एंड आई वांट टू टेल यू, ये सब चीज़ें आपके ऐप में है, क्वेश्चंस हैं सारे मैंने फ्रेम कर चुकी हूँ। जो जो क्वेश्चंस साथ साथ फ्रेम करते जा रहे हैं, जो जो सर्टेन टॉपिक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है। क्विज उसमें सारे अवेलेबल हैं, आप जाकर ज़रूर चेक करो। अभी पेड नहीं है, आप एक बार जाकर देखो, नोट्स वगैरह सब अवेलेबल है। अभी क्या, अभी डाउनलोड करो। बेस्ट क्लास 12 नोट्स है हमारे ऐप पर, विच इज़ लर्न करो ऐप। एंड इफ़ यू आर न्यू, सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, कमेंट करो, जो भी तुम्हें प्रॉब्लम आ रही है, सजेशंस हैं कुछ, अपनी बात ज़रूर बताओ, हम लोग तक पहुँचाओ। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड आई विल सी यू गाइज वेरी वेरी सून। बाय बाय फॉर नाउ।